कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट हो गई आपकी, और कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट करने के बाद सततता जिसको बोलते हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद इसी चैप्टर में हमको एक चीज और पढ़नी है जिसे बोला जाता है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब अवकलनीयता। इसमें जैसे सततता में हमने पढ़ा था कि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत है या नहीं सतत है, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, उसके लिए हमारी कुछ कंडीशंस थी। उनको हम वो कंडीशन अगर फुलफिल होती थी किसी फलन के किसी पॉइंट पर, तो हम बोल देते थे कि दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस है। और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती थी तो हम बोल देते थे कि दिया गया फलन उस बिंदु पर जो पर्टिकुलर पॉइंट दिया जाता था उस पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कुछ कंडीशन इसी तरह की अवकलनीयता में भी होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अवकलन, जो अवकलज होता है या जो अवकलन जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं किसी फलन का। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास कोई वास्तविक फलन है, वास्तविक फलन कैसा होता है, जिसका डोमेन भी रियल हो और को डोमेन भी उसका क्या हो, रियल। ऐसे फलन को हम बोलते हैं वास्तविक फलन, रियल फंक्शन। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई वास्तविक फलन f है और उसका जो डोमेन है जिसे आप प्रांत बोलते हैं, डोमेन में मैं ऐसे लिख देता हूं, यदि f R2R एक वास्तविक फलन है, एक वास्तविक फलन है तथा इसके डोमेन में एक संख्या c है। आप इसको पहचानते हो कि इसका मीनिंग क्या है, देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ये जो भी फंक्शन है उसका डोमेन भी रियल नंबर है और उसका को डोमेन भी रियल नंबर है। ऐसा एक फलन है हमारे पास और इसके डोमेन में मीन्स यहां पर एक संख्या है c। ठीक है, तो इस बिंदु c पर फलन f का अवकलज कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, तब इस बिंदु C पर फलन का अवकलज निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। देखो मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं, अगर कम समझ में आया तो देख लें। एक फंक्शन है बेटा जिसका डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। ऐसे फलन को कौन सा फलन बोलेंगे, वास्तविक फलन। इसके डोमेन में एक संख्या c है, डोमेन में पूरे रियल नंबर है, उनमें कोई भी एक नंबर हमने ले लिया, कोई भी एक नंबर, वो नंबर को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, c से। तब ये वाला जो बिंदु c है, इस बिंदु c पर फलन का अवकलज निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखो अवकलन की कुछ बातें क्लास 11th में भी आपने पढ़ी हैं, समझ में आया, थोड़ा सा अवकलन क्लास 11th में भी आपने टच किया है। तो f डैश c, फलन के अवकलज को f डैश c से हम लिखते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन
एक्स माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। कुछ समझ में आई बात आपको? फिर से एक बार, बिंदु सी पर किसी भी फलन का अवकलज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, जो यहां नंबर होगा, एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये हम अवकलज को ऐसे प्रदर्शित करा करेंगे, किसी भी फलन के डोमेन के किसी भी बिंदु पर अवकलज को प्रदर्शित करने का तरीका हमारा ये होगा। ठीक, अच्छा, अब ये आपको ध्यान रहे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, प्रोवाइडेड लिमिट शुड एग्जिस्ट, मतलब लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए। अगर लिमिट का अस्तित्व है तो कैसे चेक करते हैं हम उसको? उसके लिए हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। हम बोलते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि ये अवकलज का फॉर्मूला है, हमने बोला प्रोवाइडेड लिमिट शुड एग्जिस्ट, लिमिट को एग्जिस्ट करना ही चाहिए, लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए। अगर लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा तो फिर ये यूज नहीं कर सकते हम। ठीक, अच्छा, अब ये तो अवकलज को प्रदर्शित करने का हमारा तरीका है। अब कोई भी फलन अवकलनीय है कि नहीं है, इसके लिए हमारी क्या शर्त है? जैसे आप सभी बच्चों को याद होगा, कोई भी फलन किसी भी बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, उसके लिए हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? उसके लिए उस बिंदु पर फलन का मान, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सारी की सारी चीजें एक दूसरे से कैसी होनी चाहिए? ऐसे ही कोई भी फलन किसी भी बिंदु पर अवकलनीय है कि नहीं अवकलनीय है, इसके लिए भी कुछ शर्त है। फलन के अवकलनीय होने की शर्त देखें, फलन के अवकलनीय होने की शर्त, जैसे फलन के कॉन्टिन्यूअस होने की शर्त थी, ऐसे ही फलन के अवकलनीय होने की शर्त है। क्या है अवकलनीय होने की शर्त? इसमें होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मींस वाम पक्ष अवकलज और दक्षिण पक्ष अवकलज, ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर। इनको हिंदी में शायद यही बोलेंगे, वाम पक्ष अवकलज और दक्षिण पक्ष अवकलज। ठीक है, मैं लिख देता हूं क्या बराबर होना चाहिए, पहले मैं फुल लिखता हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर आपका फलन अवकलनीय है उसके लिए शर्त है, अगर उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएगी तो दिया गया फलन उस पॉइंट पर अवकलनीय हो जाएगा। अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे कैसे? जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा ये हम कैसे निकाला करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ऐसा होना चाहिए, तो फलन कैसा मान लिया जाएगा? अवकलनीय। ओके, ठीक। अब इसके बाद हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे हमको पता तो चल गया that what is the condition for differentiability of any curve at any point, कंडीशन तो हमें मालूम चल गई, लेकिन ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे? तो जैसे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, ऐसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला है, इसी के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या तरीका होगा? लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f डैश x। नहीं समझ आया? जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं बताइए? लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x लिखते हैं,
राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x लिखते हैं। एंड नाउ टुडे वी हैव टू फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट, वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx लिखते हैं, बट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में fx थोड़ी ना लिखेंगे, f डैश x लिखेंगे ना। अभी भी नहीं समझ आया? आया कुछ? तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या? फंक्शन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या? डेरिवेटिव। सीधी सी चीज है। और ये चीज आपको ये शो करती है कि आप c के लेफ्ट में फाइंड कर रहे हो, c नेगेटिव। ओके, क्लियर? ठीक। अब इसको आप कैसे करोगे? अगली स्टेप आपको मालूम है, बताइए। लिमिट, इसकी नेक्स्ट स्टेप बताइए। अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। क्लियर? तो इसकी भी मालूम है फिर आपको, बस आप बता नहीं रहे हो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश x की ये वैल्यू लिखेंगे आप, या आप लिख दीजिए f डैश c माइनस h। बताइए, कोई प्रॉब्लम आई अभी तक में? ठीक है। अब f डैश c का फॉर्मूला ये है fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो अब आप इसकी जगह पर क्या करेंगे? ये किसकी जगह पर लिखोगे? x की जगह पर। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन x की जगह पर c माइनस h माइनस c। और इसे आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये हमारा फाइनल रहेगा। इस तरह से उसको सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f डैश x इज इक्वल टू, क्या लिखा जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश ऑफ c प्लस h। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश c प्लस h। तो ये f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन c प्लस h माइनस c। अब देखो फिर से c से c कैंसल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। ये राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट c। तो पॉइंट c पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये होगा, और पॉइंट c पर राइट हैंड डेरिवेटिव ये होगा। किसी भी फलन के किसी भी बिंदु पर आपको ये चेक करना है वो फलन अवकलनीय है कि नहीं है। तो अवकलनीय होने की ये शर्त है कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ठीक है, फिर से अब आगे से सीधे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये याद रखिए कि किसी भी फलन fx के बिंदु c पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। वेरी गुड। और उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव की क्या फॉर्मूला रहेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h पॉजिटिव h। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये क्या हो गया? राइट हैंड डेरिवेटिव। ये निकालकर हमने देख लिया, तो आप इसे नोट करें, फिर हम और आगे चलते हैं। ठीक है, हम जो नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी में,
वो ले रहे हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे आप डिफरेंशिएशन सीखने जा रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन क्या है वो हम देख चुके हैं। तो किसी भी फलन के किसी भी बिंदु पर वो फलन या वो वक्र डिफरेंशिएबल है कि नहीं डिफरेंशिएबल है, ये आपको यहां से पता लग जाया करेगा। अब ये जो डिफरेंशिएशन आप करेंगे उसका मीनिंग क्या हुआ करेगा, थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं आप कि उसका मतलब क्या होगा, जरा गौर कीजिएगा। मैं एक वक्र बना लेता हूं, कोई भी कैसा भी वक्र ये बना लेते हैं, ठीक है। मान लिया कि ये जो वक्र है ये है एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसके डोमेन में कहीं पर हमने एक बिंदु कौन सा मान लिया, सी। मान लिया ये है पॉइंट सी, इधर की तरफ हम x ले रहे हैं और इस तरफ हम क्या ले रहे हैं, y। ठीक, अब थोड़ा सा देखकर मुझे बताएं, अगर ये पॉइंट C है, इसका मतलब ये पॉइंट C है। अगर ये C है तो इस पर y का मान इस जगह पर कितना होगा, क्या इस बिंदु का निर्देशांक आप हमको बता सकते हैं। इस बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे डिसाइड होता है, x, y, याद आया। तो ये C किसकी वैल्यू है, x की। क्यों, क्योंकि ये फलन का डोमेन है, डोमेन का बिंदु C अभी यहां लिखा था, तो ये x का मान है। अगर ये x का मान है तो इसके y का मान क्या आएगा, y का मान आएगा f ऑफ c। देखो चाहे आप, अगर x c होगा तो y का मान कितना आएगा, f ऑफ c। ये क्लियर हो गया। अब इस c के थोड़ा सा लेफ्ट हैंड में एक पॉइंट मैं ले लेता हूं इतनी दूर, और ये पॉइंट मैं मान लेता हूं कि है c माइनस एच, ठीक है। अगर ये पॉइंट c माइनस एच है तो क्या आप बता सकते हैं मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा c माइनस एच कॉमा f ऑफ c माइनस एच। वेरी गुड। और इसके राइट साइड में यहां पर कुछ दूर पर एक बिंदु मान लेते हैं, क्योंकि c से ज्यादा होगा, तो c प्लस एच। ये पॉइंट मैंने मान लिया c प्लस एच कॉमा f ऑफ c प्लस एच। इस तरह से एक वक्र मैंने लिया, दिस इज अ कर्व, ये कर्व है, और इस कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस वक्र पर एक बिंदु c, फिर उस बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में c माइनस एच और c प्लस एच रिस्पेक्टिवली हमने ले लिए। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूं, ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया P, इसको कुछ भी मान लो A मान लेते हैं, और इसको कुछ भी मान लो B। अगर मैं आपसे पूछूं कि वक्र पर ये तीन बिंदु स्थित हैं, अगर वक्र पर ये तीन बिंदु स्थित हैं तो इनमें से AP जो एक लाइन बनेगी, ये तो कर्व है, आप देखें AP एक लाइन बनेगी, ऐसे एक जीवा बनेगी इस वक्र की। अगर मैं इस जीवा की ढाल पूछूं आपसे, प्रवणता पूछूं, तो वो कितनी आएगी। वक्र पर स्थित जीवा, वक्र पर स्थित जीवा को क्या मतलब, कॉर्ड की ढाल, वक्र पर स्थित जीवा, कौन सी जीवा, एपी की ढाल। कैसे बताएंगे एपी की ढाल कैसे निकाली जाए। किसी लाइन पर अगर दो बिंदु होते हैं तो उसकी प्रवणता निकालने का, उसकी ढाल निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है। क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, या y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन c माइनस h माइनस c।
y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। नहीं समझ आया? ये आ गया सभी को? अब प्लस सी से माइनस सी कैंसिल, ये आ गया एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। समझ आया आपको? अच्छा, ये हमने कर लिया। अब अगर हम ये दूसरी वाली कॉर्ड दे दें आपको, ये वाली एक जीवा बना दी हमने, देखो ये जीवा, तो जीवा पीबी की प्रवणता बताओ। वक्र पर स्थित जीवा पीबी की प्रवणता या पीवी की ढाल। अब बताइए इसकी ढाल के लिए क्या बनेगा? y2 माइनस y1, तो ये आएगा f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन c प्लस एच माइनस सी प्लस एच माइनस सी। तो ये क्या मिलेगा? f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन c से c कैंसल हो गया, h आ गया। समझ आया आपको? अब आप मुझे बताएं कि वक्र पर स्थित जीवा पीए की ढाल, एपी की ढाल और वक्र पर स्थित जीवा पीबी की ढाल, आपको इसको देख के नहीं लग रहा है कि एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जैसा दिख रहा है, एक राइट हैंड डेरिवेटिव जैसा दिख रहा है? अब अगर मैं ये h देखो, अभी मैंने c से h इतना दूर लिया है, अभी मैंने c से h इतना दूर लिया हुआ है, दूर लिया है। अगर ये h मैं बहुत छोटा ले लूं, बिल्कुल ये c माइनस h यहां ना लेकर यहां पर ले लिया जाए और ये c प्लस h यहां ना लेकर यहां पर ले लिया जाए, उस समय h की वैल्यू लगभग कैसी हो जाएगी? उस समय h की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो यदि h अत्यंत छोटा हो, मतलब h टेंड्स टू 0, तब जीवा एपी की ढाल कितनी आएगी बताओ? तब जीवा एपी की ढाल होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। तब जीवा एपी की ढाल इतनी आ जाएगी। और जीवा बीपी की ढाल होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। अब इन बिंदुओं पर अगर आप बनाओगे भी जीवाएं तो देखो कैसी बनेंगी बेटा। अभी क्योंकि हमने ये बिंदु दूर लिए हैं तो आप देख रहे हैं भैया जीवा कैसी बन रही, एक ऐसी आ रही है। हमने ये पॉइंट P से इतनी दूर लिए हैं, इसलिए ये एक जीवा ऐसे आ रही है और एक जीवा ऐसे आ रही है। देख रहे हैं आप, ये कौन सी जीवा है? AP, और ये कौन सी जीवा है? PB। तो क्योंकि हमने H बहुत दूर ले लिए हैं ना। जब हम पास ले लेंगे, H को बहुत छोटा कर देंगे, फिर आप देखो यहां पर कर दिया हमने और यहां पर कर दिया। अब जब आप बनाएंगे जीवाएं तो ये जीवा यहां से इसको ऐसा मिलाएंगे और ये जीवा फिर यहां से इसको मिलाएंगे। आपको नहीं लगता कि ये एक ही ऐसे लाइन बन जाएगी? देखो जरा, अभी क्योंकि हमने H इतनी दूर लिए, P से इतनी दूर लेफ्ट में, इतनी दूर राइट में, तो ये जीवा ऐसे फिर ऐसे आपको दिख रही हैं दो जीवाएं। लेकिन अगर ये पॉइंट मैं कर्व पर बहुत पास ले लेता हूं,
देखिए मैं यही आपको समझाना चाहता हूं, इसी पॉइंट को मैं स्ट्रेस करूंगा, इसे ध्यान से समझिए। अगर मैं वक्र पर पॉइंट H बहुत नजदीक नजदीक ले लूंगा, ये बीच में कौन सा पॉइंट है, P, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर वक्र में H लिया। अब मैं जब इस पर मैं इसकी जीवाएं बनाने जाता हूं, तो ये जीवा ये बन गई, और वो वाली जीवा बनाओगी ये PB, तो वो वाली ऐसे बन जाएगी। आपको नहीं लगता कि ये पूरी एक ही लगने लगी लाइन हमको, और एक ही लगने लगी, और न सिर्फ एक ही लगने लगी बल्कि आप महसूस कर रहे होंगे कि ये जो लाइन बनी है वो बिंदु P पर टेंजेंट बनी है। बिंदु P पर कैसी हो गई है, स्पर्श रेखा बन गई है। और उस वक्त AP और PB दोनों की ढाल आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। क्यों? क्योंकि पहले AP ऐसे PB ऐसे जुड़ी है, इसमें AP ऐसे और PB इसमें ऐसा जुड़ा है, कुछ टेढ़ापन दिख रहा है। लेकिन जब हमने H बहुत नजदीक नजदीक ले लिया, उस समय जरा जरा से केवल डिस्टेंसेस आई। AP ऐसे मिली हमको, और हम देखा PB भी बिल्कुल हमको ऐसे मिल गई। देखो बना के AP भी सीधी और PB भी बिल्कुल ऐसे ही सीधी मिल गई। इसका मतलब जब ऐसे थी दोनों जीवाएं, तो आप कह सकते हो कि दोनों की ढाल कैसी है, अलग अलग। लेकिन जब बहुत नजदीक नजदीक हमने H ले लिया, दूर वाले पॉइंट ले लिए, तो जीवाएं ऐसे बन गई दोनों। अब दोनों की ढाल कैसी हो गई, अब दोनों की ढाल बराबर हो गई। ठीक है, तो जीवा AP की ढाल और जीवा BP की ढाल परस्पर समान होंगी, परस्पर कैसी हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। परस्पर समान हो जाएंगी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कि लिमिट H टेंड्स टू 0, f of c minus H minus f of c upon minus H will be equal to limit H tends to 0 f of c plus H minus f of c upon H। उस समय ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, उस समय ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है जीवा AP की ढाल और जीवा BP की ढाल आपस में बराबर हो गई। और चित्र से मुझे पता चला कि वो जो लाइन बनेगी उस वक्त H को बहुत नजदीक लेने से वो क्या होगी, उस बिंदु P पर स्पर्श रेखा बनेगी। उस बिंदु P पर क्या बनेगी, स्पर्श रेखा बनेगी। और थोड़ा ध्यान से सुनिए, तीन चीजें हो गई, जीवा AP, जीवा BP और बिंदु P पर स्पर्श रेखा, वक्र की स्पर्श रेखा। ठीक है, अब बताइए जीवा AP की प्रवणता ये है, जीवा BP की प्रवणता ये है, और बेटा वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा तो वही है। तो अगर AP की प्रवणता और BP की प्रवणताएं बराबर हैं, तो ये किसके बराबर होगी, आंसर है ये वक्र के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। ये हम आपको समझाना चाहते हैं। अभी भी नहीं समझ में बात आई? आप देखो ना, पहले फिर से इसको अच्छे से समझो सब बच्चे। पहले ये जीवा थी, ये जीवा थी, ये AP और ये BP। क्यों ऐसी थी बताइए? क्योंकि हमने प्रॉपर जो पॉइंट हमारा P है, C वाला जो बिंदु था, उससे H थोड़ा दूर दूर लिया हमने। जब हमने H को पास पास कर दिया तो AP और PB लगभग दोनों स्ट्रेट लाइन बन गई, AP और PB। ठीक, और यही चीज को और आगे थोड़ा बढ़ा के देखा हमने, तो यही चीज मुझे क्या मिली, वक्र y इज इक्वल टू f ऑफ x के बिंदु P पर स्पर्श रेखा मिल गई हमको। अब क्योंकि इसकी प्रवणता इसकी प्रवणताएं दोनों बराबर हैं, और यही चीज तो क्या है, स्पर्श रेखा, तो इसका मतलब ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, ये है वक्र के बिंदु C पर या बिंदु P पर कह सकते हैं, लेकिन याद रहे बिंदु P पर x की वैल्यू क्या है, C। वक्र के बिंदु P पर
वेयर x इज इक्वल टू सी, वेयर x इज इक्वल टू सी, वक्र के बिंदु P पर वेयर x इज इक्वल टू सी, स्पर्श रेखा की प्रवणता या स्पर्श रेखा का ढाल। तो एक्चुअली जो हमने यहां हेडिंग डाली थी मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मीनिंग क्या निकला पता लगा? सब भूल जाओ, बस ये याद रखो और बीच का सब भूल जाओ, ये लाइन याद रखो। अब आपसे कोई पूछता है कि बताइए किसी भी वक्र के किसी भी बिंदु पर जब हम अवकलज निकालते हैं, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है? तो उसका मीनिंग होता है कि उस वक्र के उस बिंदु पर आप उसके स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल रहे हैं, ये इसका मीनिंग होता है। अभी भी नहीं समझ आया? आया समझ में? सबको आ रहा है ना? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। करने को तो मैं डायरेक्ट आपको कह देता कि ये जो अवकलज है ये क्या करेगा, ये वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को शो करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको डीपली समझने की कोशिश करें और न सिर्फ कोशिश करें बल्कि समझें। ठीक है, फिर से बताइए, मैं अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताओ किसी भी वक्र के किसी भी बिंदु पर जब आप अवकलज ज्ञात करते हो तो इसका मतलब आप क्या ज्ञात कर रहे होते हो? इसका मतलब है हम उस वक्र के उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर रहे होते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? तो आप चाहें तो हम इसको एक दो लाइन पे नोट भी कर सकते हैं, यहां जगह यहां मैं नोट कर देता हूं। स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि किसी वक्र के स्पष्ट है कि किसी वक्र के किसी बिंदु पर अवकलज ज्ञात करने का किसी वक्र के किसी बिंदु पर अवकलज ज्ञात करने का मतलब होता है कि हम उस वक्र के उस बिंदु पर खींची गई, आप चाहें तो स्पर्शी लिख सकते हैं, आप चाहें तो स्पर्श रेखा लिख सकते हैं, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं। स्पष्ट है कि किसी वक्र के किसी बिंदु पर अवकलज ज्ञात करने का मतलब होता है कि हम उस वक्र के उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर रहे हैं, ये इसका मीनिंग होता है। अब आप बताएं क्या आपको भी ये बात समझ में आई? ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या पढ़ने को मिलेगा हमको। ठीक, नोट करिए जल्दी से। बेटा यहाँ पर एक थ्योरम हमको पढ़नी है और इसे याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है कि यदि कोई फलन है हमारे पास जो किसी भी बिंदु C पर अवकलनीय है, अवकलनीय है, कब अवकलनीय होता है अभी हमने बताया, तो उस बिंदु पर वह संतत भी होगा। याद रखिए, इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट सो इट इज श्योर कंपल्सरीली इट विल बी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर अवकलनीय है तो संतत भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत फलन होता है, सीधी सी चीज है, हम ये भी बोल सकते हैं। लेकिन कैसे?
तो आप चाहें तो मैं आपको प्रूव करके इसको दिखा सकता हूं कि ये कैसे होगा। आप एक चीज तो जानते ही हैं, वी नो एफ डैश सी की वैल्यू क्या बताई हमने आपको, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ नहीं सॉरी एफ डैश सी की वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इसको, इतना समझ आया आपको? अब थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। क्या मैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी को, इसको हमने वहीं छोड़ दिया, ये हमने अपने आप से ले लिया एफ एक्स माइनस एफ सी। क्या बेटा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? बताइए। x माइनस सी का हमने इसमें भाग दे दिया और x माइनस सी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम दोनों साइड में लिमिट यूज कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x माइनस f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस सी इंटू लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस सी। क्या ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई? दोनों पक्षों में हमने लिमिट x टेंड्स टू c अप्लाई कर दी। आपने फलनों का बीजगणित पढ़ा था कि अगर दो फलन आपस में गुणा में हैं तो दोनों में लिमिट अप्लाई अलग अलग हो जाएगी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ c इज इक्वल टू, क्या इसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं? अभी तक पहचान पा रहे हैं? क्या है ये? f डैश c, यही है, देखो पूरा है ना। और इनटू इस पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट अप्लाई कर दो मतलब जहां भी x है वहां क्या लिख दो, तो जब x की जगह c लिखोगे तो c माइनस सी कितना हो जाएगा? 0। इसको उधर भेज दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू c, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ c। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। कैसे? ये क्या है? x बराबर c पर फलन का मान एफ सी लिखा है, देखो बउआ हो नहीं समझ पाए अभी ये बात? आप सबको आई क्या? ये क्या चीज है? x बराबर c पर फलन का मान, और ये क्या है? x इज इक्वल टू c पर फलन की लिमिट। फलन की लिमिट मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी हो सकती है और राइट हैंड लिमिट भी हो सकती है। तो अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी हो सकती है, ये राइट हैंड लिमिट भी हो सकती है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। देखो लिख सकते हैं क्या? ये तो x बराबर c पर फलन का ही मान है। अब x टेंड्स टू c है तो अब लिखने भी कहां जाओगे आप बताओ? x तो इसमें कहीं है नहीं, तो लिमिट हटा दी हमने, केवल क्या रखा? और ये क्या है? x टेंड्स टू c पर फलन की लिमिट। फलन की लिमिट मतलब लेफ्ट भी हो सकती है राइट भी हो सकती है, तो लेफ्ट भी लिख दिया राइट भी लिख दिया। और ये किसके इक्वल है? f ऑफ c। और ये किसकी कंडीशन है? जब कोई फलन पॉइंट c पर कॉन्टिन्यूअस होता है। चेक करिए, यही शर्त थी। इसका मतलब है कि अगर कोई भी फलन अवकलनीय है तो वो फलन का जरूर कैसा होगा? संतत होगा। ये एक छोटा सा प्रूफ है, वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन आप अगर चाहते हैं, अगर आप में इंथ्यूसियाज्म है ये करने का कि हम चाहते हैं ऐसा करना, तो वो तरीका आपके पास है कि अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वो फलन कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। ये याद रखें, दिस इज अ थ्योरम। पर यह भी ध्यान रहे उसके साथ में कि अगर कोई फलन संतत है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो अवकलनीय होगा। देखो दो बातें हैं फिर से, अगर कोई फलन अवकलनीय है तो जरूर वो संतत होगा, लेकिन अगर इसका उल्टा, यदि कोई फलन संतत है
तो ये जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय भी होगा, ये जरूरी नहीं है। आप बताएं, ये समझ में आया आपको? मैं यहां पर नोट कर देता हूं, नहीं तो करते रहोगे और फिर इसके बाद अगले दिन पता लगेगा क्या था, मालूम ही नहीं है। तो लिख देते हैं, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर संतत है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह फलन उस बिंदु पर अवकलनीय ही होगा। और इसका एक एग्जाम्पल है मेरे पास, आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। क्या बेटा आपको याद है मॉड ऑफ एक्स फलन? अभी पिछली क्लास में और पिछले चैप्टर में खूब आया है। ये हर मॉड्यूलस फलन कैसा होता है? ऐसा तो बनता है मॉड्यूलस फलन का जो ग्राफ बनता है। अब हर मॉड्यूलस फलन कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन क्या ये x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल है? कैसे पता लगाएंगे जानते हो? इसका प्रैक्टिकल मीनिंग भी मैंने अभी अभी आपको बताया। अगर कोई फलन किसी भी बिंदु पर अवकलनीय होगा तो उस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकेंगे। तो क्या इस पॉइंट पर इस वाले वक्र की स्पर्श रेखा खींच सकते हैं आप? ऐसा कर्व होगा तो टेंजेंट ड्रॉ होगी ना। लेकिन अगर ऐसा कर्व है तो इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे आप? थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। फिर से प्रैक्टिकल मीनिंग में मैं बता दूं अवकलनीयता का, कि किसी भी बिंदु पर पूछा जाए कि यह फलन अवकलनीय है कि नहीं, तो अगर आप उस बिंदु पर फलन की स्पर्श रेखा खींच पाते हैं तो वो वक्र उस बिंदु पर अवकलनीय है। और अगर आप वक्र के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा नहीं खींच पा रहे हैं तो वो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। संतत के लिए क्या था? कोई भी फलन किसी बिंदु पर संतत है कि नहीं है, अगर बिना पेन उठाए हम चले जाएं, उस बिंदु से पार हो जाएं, तो दिया गया फलन उस बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस। और कोई वक्र किसी बिंदु पर अवकलनीय कब होगा? अगर हम उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच पाएं तो आपके पास ऐसा कर्व होगा, तो यहां पर यहां पर यहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन अगर कर्व ऐसा है, तिकोना जैसा बना हुआ है, नुकीला, तो आप इस बिंदु पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? आप नहीं कर सकते। इसलिए मोड ऑफ एक्स फलन इस पॉइंट पर क्या है क्या नहीं है? संतत तो है, पिछले एक्सरसाइज में खूब किया हमने, लेकिन क्या नहीं है? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ एनी टेंजेंट हियर, क्योंकि हम कोई भी स्पर्श रेखा यहां खींच नहीं पा रहे हैं, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फलन तो संतत था पर डिफरेंशिएबल नहीं है। दिस इज एन एग्जाम्पल। समझ नहीं आया आपको? फिर से बताइए, अगर समझ आ गया है तो बताएं संतत की क्या पहचान है? प्रैक्टिकल मीनिंग बताइए संतत का। अगर वक्र के किसी बिंदु पर हमसे पूछा जा रहा है कि दिया गया फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो अगर हम एक तरफ से उस पर बनाना शुरू करें और बिना पेन उठाए पार कर जाए उस पॉइंट को, तो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। और उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उसकी क्या शर्त है? कि उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए? हाँ बताइए मुझको। ये एक कर्व है, ऐसा एक कर्व बना, मैंने अपने मन से बना लिया। बताइए ये वक्र इस बिंदु पर संतत है कि नहीं? सोच लो, कैसे पता? बिना पेन उठाए हम निकल जाएंगे। इस बिंदु पर अवकलनीय है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा खींच लेंगे हम। नहीं समझ आया? अब इस पॉइंट पर बताइए, क्या ये फलन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? क्यों? क्योंकि विदाउट पेन को उठाए हम यहां से पार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्या यहां अवकलनीय है? क्यों? स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ओके, नाउ टेल मी एट दिस पॉइंट, क्या इस बिंदु पर फलन संतत है कि नहीं?
कैसे पता? बिना पेन उठाए ग्राफ बनेगा। क्या इस बिंदु पर फलन अवकलनीय है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर हम क्या नहीं कर सकते? टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। आप बताएं, ये प्रैक्टिकल मीनिंग्स है इनके बेटा। तो क्या मैं ये समझूं कि मैं आपको समझा पाया कुछ चीज? नहीं मैं समझा पाया। क्लियर हुआ ना आपको? तो ये प्रैक्टिकल मीनिंग है। मैथमेटिकली कॉन्टिन्यूटी की अलग शर्तें हैं, डिफरेंशिएबिलिटी की अलग शर्तें हैं, दोनों की अपनी अलग अलग कंडीशंस हैं। ओके, तो जब मैं कल अगली क्लास में आपसे पूछूंगा तो ये चीज आपको मुझे बताना पड़ेगा। अगर नहीं बता पाए इसका मतलब मैं आपको नहीं समझा पाया, अगर आपने बता दिया इसका मतलब मैंने आपको समझा लिया। ठीक है? ओके, तो आज हम लोग इतना ही रख लेते हैं। अभी इसका इंट्रो पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ। अब जब कल हम लोग मिलेंगे तो अवकलन के, कुछ फलनों के अवकलन के बेसिक फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, उनको पढ़ाई करेंगे। आज इतना ही रखते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में। आगे की पढ़ाई नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलते ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।